नमस्कार दोस्तों कई बार वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और भारत उसको डिफेंड करेगा। इनफैक्ट अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब हम काफ़ी एग्रेसिव तरीके से जो सामने वाला देश है उसकी भी खामियों को दिखाते हैं। स्पेशली स्विट्जरलैंड अगर आप देखोगे तो अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने भारत को काफ़ी बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज किया माइनॉरिटी राइट्स को लेकर, और वही आईना कहीं ना कहीं भारत ने भी स्विट्जरलैंड को दिखाया। ये आप देख सकते हो खबर, कैन हेल्प विथ रेसिज्म जीनोफोबिया इंडिया जैप्स स्विट्जरलैंड ओवर माइनॉरिटी रिमार्क। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली स्विट्जरलैंड ने भारत पर क्या आरोप लगाया और क्यों लगाया, और भारत का यहां पर क्या जवाब था। क्योंकि ये जो वीडियो था ना, भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया वो काफ़ी चर्चा में चल रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा चल रही है कि भारत का जो रिमार्क था वो काफ़ी सटीक था। वो मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल तक आपके पास समय, अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो अभी जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है सबसे कम दाम पर वो आप ले सकते हैं। क्योंकि 12 सितंबर रात 11 बजे के बाद जितने भी कोर्सेज पर प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर है यहाँ पर, कॉल करिए। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है ना कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कि जेनेवा में है, वहां पर कुछ एक्सचेंज हुआ। कहने का मतलब यह है कि जो मेंबर कंट्रीज होते हैं यूएनएचआरसी के, वो पीयर रिव्यू करते हैं। पीयर रिव्यू का मतलब है एक देश दूसरे देश का रिव्यू करता है कि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है वो किस तरह की है, किस प्रकार की है। तो इसी के तहत क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड, जो कि आप समझिए वर्ल्ड अफेयर्स में न्यूट्रल के तौर पर माना जाता है, उन्होंने यहां पर मेजर्ड टोन के बजाय भारत के खिलाफ काफी कुछ बोल दिया, और उसी की वजह से भारत का यहां पर रिस्पांस आया स्विट्जरलैंड के खिलाफ। काउंटर रिएक्शन आप कह सकते हो। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि स्विट्जरलैंड ने एक्चुअल में भारत के खिलाफ क्या बोला। स्विट्जरलैंड ने भारत को यह कहा कि आप अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करिए और ज्यादा इफेक्टिवली। मतलब भारत में जो माइनॉरिटीज रह रहे हैं आप उनका सही से ख्याल नहीं रख रहे हो। दूसरा, यहां पर स्विट्जरलैंड ने यह कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंश्योर करना चाहिए, स्पेशली जर्नलिस्ट के लिए और मीडिया के लिए। तीसरा, यहां पर स्विट्जरलैंड ने कहा कि आपको जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको सेफगार्ड करना चाहिए। डेमोक्रेटिक स्पेस का मतलब है कि यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, यहां पर जब आपकी आलोचना की जाती है तो जो डिसेंट होता है उसको आप रोकिए मत। तो ये जो डेमोक्रेटिक स्पेस होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, उसको सेफगार्ड करिए। चलिए ठीक है। तो स्विट्जरलैंड का बेसिकली जो रिमार्क्स है, बेसिकली जो क्रिटिसिज्म था भारत के इंटरनल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेकर, स्पेशली माइनॉरिटीज और प्रेस फ्रीडम, उसके ऊपर फोकस किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा। और ऑब्वियस ही बात है भारत का यहां पर रिस्पांस आना था। भारत की जो डेलीगेशन है विच वाज लेड बाय डिप्लोमेट क्षितिज त्यागी, और इन्हीं का जो वीडियो है ना वो काफी वायरल हो रहा है, तो उन्होंने काफी शार्प रिबटल दिया है। सबसे पहले तो ये कहा कि स्विट्जरलैंड का जो रिमार्क्स था ना भारत के खिलाफ, जो भी कुछ यहां पर, ये काफी सरप्राइजिंग है, शैलो है और इल इन्फॉर्म्ड है। यहां पर भारत की तरफ से यह बोला गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वहां पर ऑलरेडी इक्वालिटी गारंटी की गई है, जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन है वो ऑलरेडी यहां पर गारंटी की गई है, और एक्सप्रेशन मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है वो भी हमने गारंटी कर रखा है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर भारत ने असर्ट किया कि हमें स्विट्जरलैंड से लेसन सीखने की जरूरत नहीं है। वो क्या कह रहे हैं ऑन स्पेशली ऑन प्लूरलिज्म एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। तो ये तो उनके ये जो आरोप था उसका जवाब था, लेकिन साथ ही साथ भारत ने काउंटर अटैक किया। देखिए जनरली क्या होता था कि भारत जो है यहां पर सिर्फ जवाब देता था, डिफेंस करता था। काउंटर अटैक थोड़ा सा हम कम करते थे, स्पेशली यूरोप के देशों की बात करें, स्विट्जरलैंड जो है, तो यहां पर स्विट्जरलैंड को हमने काउंटर अटैक किया। और स्पेशली देखिए स्विट्जरलैंड की जो दुखती नब है ना कहते हैं, उसके ऊपर हमने फोकस किया। बेसिकली भारत ने यह कहा कि स्विट्जरलैंड को अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेसिज्म जिस तरह से स्विट्जरलैंड के अंदर बढ़ रहा है, जीनोफोबिया यहां पर जिस तरह से बढ़ रहा है, यहां पर जो माइग्रेंट्स और माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन सब के ऊपर स्विट्जरलैंड को फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहां पर भारत ने एक मजा लेते हुए यह भी कह दिया कि अगर स्विट्जरलैंड को इस प्रॉब्लम से जूझने में कोई दिक्कत हो रही है, मतलब ये प्रॉब्लम जो है उनको फेस करना पड़ा, उनको कोई हेल्प चाहिए, तो भारत आपको मदद करने के लिए तैयार है। तो ये जो रिस्पांस जैसा मैंने आपको बताया, ये काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है। भारत के जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया एक प्रकार से डिप्लोमेटिक पुशबैक कर रहा है इस तरह के इल्ज़ाम के खिलाफ। अब देखिए क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि भारत ने ये जो आरोप लगाया ना, यहाँ पर काउंटर अटैक किया रेसिज्म को लेकर, सीनोफोबिया को लेकर, वो एग्जैक्टली क्या है, मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर हालात क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक प्रकार से डेटा के थ्रू बताता हूँ। तो भारत का ये जो काउंटर अटैक था ये कोई वैक्यूम में नहीं था।
स्विट्जरलैंड ऑलरेडी अगर आप देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। सबसे पहले अगर मैं जीनोफोबिया की बात करूं तो जीनोफोबिया क्या होता है? बेसिकली आप किसी दूसरे देश, दूसरे जो कल्चर हैं उसके खिलाफ कोई एक्ट करते हो, कोई ऐसी चीजें करते हो तो उसको जीनोफोबिया कहा जाता है। 2024 में मैं आपको बता दूं 1200 रेसिस्ट या जीनोफोबिक केसेस रिपोर्ट किए गए थे। स्विट्जरलैंड की मैं बात कर रहा हूं, विच इज 40% मोर देन 2023। सोचिए, तो एक्चुअल में स्विट्जरलैंड में ये इस तरह के जो केसेस हैं रेसिज्म और जीनोफोबिया के, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्पेशली इसके अंदर हेट स्पीच, वर्बल अब्यूज़, धमकी देना, हाउसिंग और जॉब से एक्सक्लूड कर देना, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिजिकल असॉल्ट भी किया गया है। और स्पेशली यहाँ पर स्कूल्स जो है वो एक हॉट स्पॉट बन गए हैं। जो स्कूल में जहाँ पर शिक्षा मिलनी चाहिए, हर एक कोई इक्वल होता है, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेसिज्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है स्विस स्कूल के अंदर। और स्पेशली किन के खिलाफ? ब्लैक, अरब, टर्किश, बाल्कन, मुस्लिम चिल्ड्रन, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और किस टाइप के रेसिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे एंटी ब्लैक रेसिज्म हो गया, जीनोफोबिया माइग्रेंट्स के प्रति, जो बाल्कन्स और अफ्रीका है उनके खिलाफ, इसके अलावा इस्लामोफोबिया और एंटी सेमिटिज्म ये आपको देखने को मिलेगा। जो हाउसिंग मैंने बताया, जॉब्स हो गया, पब्लिक लाइफ हो गया, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यह आपको जीनोफोबिया देखने को मिलता है। और स्ट्रक्चरल गैप मैं आपको बताता हूं, स्पेशली जो मैंने आपको बोला ना स्कूल्स के अंदर ये काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के जो टेक्स्ट बुक हैं वो इन सारी चीज़ों को एड्रेस ही नहीं करते। जो कॉलोनियलिज्म का पूरा मुद्दा है, रेसिज्म का मुद्दा है, डाइवर्सिटी हो गया, उसको अच्छे से एड्रेस नहीं किया जाता उनके टेक्स्ट बुक में। सो देयर इज लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। जब इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं यहाँ पर एक्शन भी कम लिया जाता है। और कहीं ना कहीं भारत ने इन्हीं सारी चीज़ों को एक प्रकार से हाईलाइट किया कि पहले आप अपने घर को साफ करो, बाद में आप हमें लेक्चर देना। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि ये जो डिप्लोमेटिक स्पैट हुआ अभी, क्योंकि जनरली आपको स्विट्जरलैंड भारत के बीच में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल की तरह काम करता है और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, टोन को थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करता है। तो भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो एक प्रकार से यहाँ माइनॉरिटी राइट्स, प्रेस फ्रीडम, ये काफ़ी सेंसिटिव इशू हो जाता है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज जब हमें लेक्चर करते हैं तो भारत कहीं ना कहीं इसको बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि एक चीज़ आपको समझना होगा, देखिए भारत में होंगे इश्यूज हैं, नो डाउट, हमें उनको एड्रेस करना है, लेकिन आप कंपेयर करो ना माइनॉरिटीज़ की जो सिचुएशन है पूरे दुनिया में, किसी भी आप कंट्रीज में, आप हमारे नेबरहुड में देखो, कहीं पर भी आप देखोगे तो भारत इकलौता ऐसा देश जहां पर देखने को मिलेगा जहां पर माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन एक्चुअल में इंक्रीज हुई है। आप बता दो और कहां पर ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इस तरह से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इश्यूज नहीं है, भारत में इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जा रहा है। प्रेस है, यहाँ पर जुडिशरी है जो अच्छे से उसको एड्रेस करने की कोशिश करती है। खैर, यहाँ पर भारत का जो स्ट्रॉन्ग रिबेटल था वो दिखाता है कि भारत की नई डिप्लोमेटिक पोस्चर है ये, स्पेशली ट्रंप एरा के अंदर में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स से समय चल रही है कि हम डिफेंसिव कम होंगे और एग्रेसिव पुशबैक हमारी तरफ से ज़्यादा होगा। डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस तरह के मूवमेंट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है कि हमारे लिए नेशनल प्राइड का मुद्दा है और ये फॉरेन क्रिटिसिज्म काफ़ी बायस्ड होते हैं, हम इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। जहाँ तक स्विट्जरलैंड का सवाल है, देखो स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर देखा जाता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्विट्जरलैंड का ये जो रिमार्क्स था वो आप थोड़ा सा रूटीन भी कह सकते हो यूएनएचआरसी सेशन के अंदर, लेकिन भारत ने जो काउंटर पंच दिया वो स्विट्जरलैंड की जो वल्नरेबिलिटी है रेसिज्म पर, वो एक्सपोज हो गई पूरी तरह से और ग्लोबल अटेंशन आपको स्विट्जरलैंड के रेसिज्म और जीनोफोबिया पर देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्विस अथॉरिटीज के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि आप डोमेस्टिक ये जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करिए। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये दिखाता है एक लार्जर ट्रेंड जहां पर ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो है वो वेस्टर्न लेक्चर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे वो ग्लोबल साउथ में जितने कंट्रीज हैं ना, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, भारत हो गया, साउथ एशिया हो गया, तो इस तरह की चीजें अब एक्सेप्टेबल नहीं है ग्लोबल साउथ के लिए। स्पेशली भारत या फिर चाइना, रशिया, वो लगातार हिपोक्रेसी जो है वेस्टर्न कंट्रीज की वो पॉइंट करते रहते हैं। तो एक प्रकार से आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम डिफेंसिव डिप्लोमेसी टू असर्टिव डिप्लोमेसी। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भले ही हमारा इकोनॉमिक पैक्ट हो रहा है स्विट्जरलैंड के साथ, आपने देखा होगा अभी अगले महीने से इंडिया EFTA जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन आपका एग्रीमेंट है वो आपका फोर्स में आने वाला है अगले महीने, तो उसमें स्विट्जरलैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें आपको मैं बता दूं अगले 15 साल में EFTA जो है $100 बिलियन निवेश करने वाला है भारत के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी कुछ बोलेंगे हमें वो एक्सेप्टेबल होगा। तो भारत का ये पुशबैक था। आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी कल से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर, वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ज्योग्राफी का सवाल है, स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी नदियां ओरिजिनेट होती हैं ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप
नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली कल रात 11 बजे के पहले हमारे सारे बैचेस जो भी आप लेना चाहते हो उसको अवेल कर सकते हैं एट द लोएस्ट प्राइस। इसके बाद प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपकी यूपीएससी जर्नी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। लास्ट फ्यू डेज वार्निंग, 12 सितंबर 11 PM के बाद सारे यूपीएससी P2I कोर्सेज के प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगे। प्राइस लॉक एडवांटेज सिर्फ अर्ली ज्वाइनर्स के लिए है। अभी ज्वाइन करोगे करंट लो प्राइसेस लॉक्ड फॉरएवर, लेकिन 12th के बाद ज्वाइन करोगे हायर प्राइसेस पे करना पड़ेगा। P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच अभी भी अवेलेबल है करंट रेट्स पर। सेम प्रीमियम कंटेंट, सेम टॉप एजुकेटर्स, बट प्राइसेस 12th के बाद परमानेंटली बढ़ जाएंगे। तो आपको करना यह है, स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच और यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE और 12 सितंबर तक सिक्योर कर लो करंट प्राइसिंग। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं आपको नंबर देता हूं, कॉल करिए। यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ प्राइस रिवीजन नहीं, यह है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 4 दिन बाद सेम कोर्स, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।